अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर बात करनी होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके हवाले से ज़िक्र किया है और मैंने बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, और वी कैन से विच इज़ कंटिन्यू एट द करंट टाइम। यानी कोई भी एक्शन जो करंट टाइम में जारी हो, उस एक्शन को डिनोट किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। मसलन मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, मैं एक गीत गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं नावल पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यही कंटिन्यूअस एक्शन अगर पास्ट में हो तो ये बन जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन। मसलन जहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी हूँ वर्ड में इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ पे मैं पास्ट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ था या थे। ठीक है, मसलन मैं चाय पी रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ मैं चाय पी रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं श्रीनगर जा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए पूरी तरह से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। Past continuous tense is used to denote an action, or we can say it is used to indicate a continuing action or event. यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो कंटिन्यूइंग एक्शन हो, यानी जो जारी हो। ठीक है, और वी कैन से दैट वाज हैपनिंग। ठीक है, जो जारी थी। क्लियर, कंटिन्यू एक्शन, और वी कैन से दैट वाज हैपनिंग, जो जारी थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, अब देखिए कोई भी एक्शन जो जारी थी, कब? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे ये कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को डिनोट करता है जो कंटिन्यूइंग एक्शन थी या जो जारी थी। ठीक है, मसलन आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा था। ठीक है, आई वॉज कटिंग द ग्रास, मैं घास काट रहा था। यहाँ तक तो आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में कंटिन्यू थी, उस एक्शन को जो पास्ट में कंटिन्यू थी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम है, ये फिर क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है उस रेफरेंस को, जो रेफरेंस हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर जो पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन जो है वो जारी थी तो कब थी, यानी वो जारी कब थी, उस की रेफरेंस ये दे रहा है कि वो कब जारी थी। मसलन ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा था। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कब गा रहा था। ठीक है, वेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल की। ठीक है, तो आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वेन ही कॉल्ड मी, मैं एक गीत गा रहा था जब उसने मुझे फ़ोन किया। आई वॉज कटिंग द ग्रास वेन ही रीच्ड माई फील्ड, मैं घास काट रहा था जब वो मेरे खेत में पहुंचा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे जिक्र की है, व्हेन ही कॉल्ड मी या व्हेन ही रीच्ड माय फील्ड, ये असल में एक रेफरेंस है। ठीक है, या इसको हम कहते हैं ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो हमें इस बात की दलील है कि अगर पास्ट कंटिन्यूस की एक्शन जारी थी तो ये वो रेफरेंस है जो हमें ये दिखाता है कि वो कब जारी थी। ठीक है, मसलन मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। कब? अब ये तो यहाँ पे सवाल है कि कब। वेन रहीम साहमी, यानी आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। वेन रहीम साहमी, जब रहीम ने मुझे देखा। क्लियर, या ऐसे भी हम कह सकते हैं जब रहीम ने मुझे देखा तो मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे और एक अहम बात आपको समझनी ज़रूर है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस में नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट में भी होगा, ये आपको याद रखना होगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये रेफरेंस ज़रूर होगी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमें पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, अब मसला क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है या ये एक्शन होती है, ये किस टेंस की एक्शन होती है? ये एक्शन होती है पास्ट सिंपल की, ये आपको याद रखना ज़रूर है। क्लियर? यानी पास्ट कंटिन्यूस के साथ ये जो और एक एक्शन होगी पॉइंट ऑफ टाइम वाली, ये पास्ट सिंपल की, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस, ये हो गई पास्ट सिंपल। क्लियर? इसी तरह यहाँ भी अगर इसके नीचे देखा जाए, आई वॉज कटिंग द ग्रास, ये कौन सी एक्शन है? यह है पास्ट कंटिन्यूस। तो इस एक्शन को समझने के लिए, टाइम रेफरेंस को समझने के लिए कि कब मैं घास काट रहा था, इसके साथ जो एक्शन अब होगी वो होगी पास्ट सिंपल की। ठीक है, अब इसी तरह हमने बार बार आपको बताया है कि हर टेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है। तो अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें, उसमें हमने डिड का इस्तेमाल किया था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में दो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। वो कौन है? वो है वाज और वो है वियर। ये दो ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं। वाज किसके साथ? आई, ही, शी, इट। ठीक है, तो वियर किसके साथ? वी, यू, दे। ये आपको याद रखना होगा कि ये दो ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, और ये आपको बिल्कुल भूलने नहीं है। अगर आपने ये भूले हैं तो फिर शायद आप इस टेंस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज। ठीक है, वी के साथ वियर, यू वियर, दे वियर। ठीक है, अब देखिए उसके ये तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। अब इसके बाद हमें समझना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। चूँकि ये तो आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि मैंने टेंसेस के बिल्कुल बिगिनिंग में आपको बताया है कि जितने भी कंटिन्यूस वाले टेंसेस हमारे हैं, उन सारे टेंसेस में हम बात कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी फॉर्म? V1 + ing। ठीक है, तो मैंने यहाँ बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि V1 + ing फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये V1 + ing सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस में नहीं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल होगी। और इसके साथ साथ मैंने और एक बात आपको बिगनिंग में ही बताई थी। वो बात क्या है कि जिस टेंस में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये एक ही फॉर्म फिर सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। अगर दो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है तो आधे सब्जेक्ट्स के साथ एक फॉर्म, आधे सब्जेक्ट्स के साथ एक फॉर्म। ठीक है, लेकिन जिस टेंस में एक ही फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उस टेंस में वो फॉर्म सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने और एक बात भी बताई थी। वो बात क्या है कि जिस टेंस में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, ये फिर एफर्मेटिव में भी यही रहेगी, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी यही रहेगी। क्लियर? याद होगा आपको बिल्कुल। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज वियर, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ मैंने ऊपर आपको दिखाया कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, ये आप बिल्कुल यहाँ पे बराह रास्त देख सकते हैं। आई के साथ वॉज, ठीक है, ये आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए, आई के साथ वॉज। अब इसके बाद वर्ब जो है वो राइट है, तो फॉर्म कौन सी आ जाएगी पास्ट कंटिन्यूस में? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसीलिए देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। असल में सेंटेंस इतना ही है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद V1 + ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया यहाँ तक पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत लिख रहा था। अब अगर आपको टाइम को समझना होगा कि कब लिख रहा था, उसके बाद हमें पास्ट सिंपल एक्शन यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, कब लिख रहा था?
व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे फ़ोन किया है। ठीक है, तो मैं एक खत लिख रहा था जब उसने मुझे फ़ोन किया। क्लियर। वी वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, अब यू के साथ वेयर है, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। शी वॉज बैथिंग, इट वॉज रेनिंग एट पहलगाम, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब अगर नेगेटिव बनाना होगा, repeatedly I have told you, whenever you have to make a negative sentence from an affirmative, you simply add not to the auxiliary verb that has been used. As in the sentence we have used was and were as auxiliary verbs, so simply we will add not these two auxiliary verbs and it will become negative sentence. ठीक है, okay. I was writing a letter, it will be I was not writing a letter. He was playing football, he was not playing football. We were singing a song, we were not singing a song. They were closing the door, they were not closing the door. ठीक है, अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो मैंने बताया है आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन हैव ए लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज राइटिंग ए लेटर विल बी वॉज आई राइटिंग ए लेटर। देखिए, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत नहीं लिख रहा था। वॉज आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक खत लिख रहा था। We were closing the door. Were we closing the door? Question mark added sent because it is an interrogative sentence. She was bathing. Was she bathing? It was raining. Was it raining? ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये आपको थोड़ा यहाँ पे समझना होगा कि हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड लंदन रेलवे स्टेशन, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये कौन सी एक्शन है। ये वो एक्शन है जिसको मैंने ऊपर बयान किया है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये टाइम रेफरेंस है। ठीक है, व्हेन आई रीच लंदन रेलवे स्टेशन, जब मैं लंदन रेलवे स्टेशन पहुंचा। ठीक है, ये पास्ट सिंपल है बिकॉज क्योंकि ये यहाँ आप कैसे इसको समझ जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल है। देखिए, चूँकि मैंने जब आपको पास्ट सिंपल पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जब भी पास्ट सिंपल सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है। इसीलिए आप यहाँ पे रीचड देखते हैं V2। अगर इसका नेगेटिव होता तो डिड प्लस रीच होता, इंटरोगेटिव होता तो डिड प्लस रीच होता। क्योंकि यहाँ पे रीच्ड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और कोई ऑक्सिलरी वर्ब डिड यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लिहाजा ये पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे V2 का इस्तेमाल हुआ है। अब चूंकि अब यहाँ पे अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस आया है यहाँ तक, अब आगे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये एक्शन पास्ट सिंपल उस एक्शन के साथ आ जाती है जहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन आगे हो या पहले हो, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें आगे समझना होगा कि आगे कौन सी एक्शन है। करीम सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज है यहाँ पे, क्लियर, उसके बाद वाज है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, ये तो सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसे ही होना है। लेकिन जब हम यहाँ पे वाज ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, इसी ऑक्सिलरी वर्ब से हमें पता चलता है कि भाई ये कोई और टेंस नहीं बल्कि पास्ट कंटिन्यूस है। इसीलिए मैंने आपको टेंसेस की शुरुआत में बताया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स वी आइडेंटिफाई टेंसेस इजीली। ठीक है,
कोई भी टेंस अगर आपको पहचानना हो, उसके लिए जो हथियार आपके पास होना चाहिए वो है ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि एक ऑक्सिलरी वर्ब जब किसी टेंस में इस्तेमाल होता है तो वो किसी और टेंस में दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं होता। मसलन हियर इन दिस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस वी हैव यूज्ड टू ऑक्सिलरी वर्ब, वन इज वाज एंड वन इज where. One is was and another is where. So these two auxiliary verbs are confined to past continuous only. We cannot use them in any other tense. So this is the sign we can say which we can use to identify the टेंस इजीली। इसीलिए जब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट करीम देखा और आगे ऑक्सिलरी और वाज देखा तो हमने आसानी से ये गेस किया है कि ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। और जब ये पास्ट कंटिन्यूस होगा तो हमें पता है कि कंटिन्यूस वाले एक्शन में जो वर्ब की फॉर्म है वो आईएनजी है, इसलिए यहाँ पे वेट दिया है, लिहाजा ये वेटिंग होगा। तो करीम वॉज वेटिंग फॉर मी। उम्मीद करते हैं कि ये टेंस आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल हम पास्ट परफेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।